गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है और चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा कुछ दम नहीं है ना, तो फिर एक बार बोलूँगा, वीडियो ढंग से देख लिए, समझो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 99% काम तो वीडियो ही कर लेंगे आपके। नोट्स कर लोगे तो दी बेस्ट है सारी चीज़ें। अब जैसे देखिए आप, हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को। कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम 1 मोल कंपाउंड को डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सही, मतलब आपने कोई भी केमिकल लिया 1 मोल, उसको डिसॉल्व करा किसी सॉल्वेंट में, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सही है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन ही बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच सॉल्यूशन। सपोज आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है 1 मोल AB, और आपने डिसॉल्व करा किसमें? वाटर में करा, सॉल्वेंट ले लिया वाटर को, और क्या बना? A+AQ B-AQ, और ये है डेल्टा एच सॉल्यूशन की। कॉन्सेप्ट ये है कि क्या इतना आसान है ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना? आंसर है नो। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आप किसी चीज़ में डिसॉल्व करोगे, जैसे देखिए मेरे हाथ में बॉटल है और बॉटल में वाटर फिल है, और मैंने डाला NaCl इसमें, तो NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? Na और Cl अलग होंगे, और अलग होने के बाद क्या होंगे? वाटर के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे। तो कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उस केमिकल के एटम से आयंस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, अगर मैंने 1 मोल AB आयनिक सब्सटेंस लिया तो सबसे पहले क्या होगा? ये A+ और ये B- में डिसोसिएट होगा, कैटायन और एनायन में। और आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। याद करिए, याद नहीं आ रहा है तो फिर सुन लीजिए दोबारा। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज ब्रोकन इन इट्स कैटायन एंड एनायन। अब देखिए, इस कैटायन और एनायन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? इंटरेक्ट करेगा सॉल्वेंट। अब सपोज सॉल्वेंट वाटर है, सही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रेशन। वाटर की वजह से हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन। कोई और सॉल्वेंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच सॉल्वेंट। तो वाटर क्या करेगा? अब इन आयंस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रेशन। वाटर इसलिए हाइड्रेशन लिख रहे हैं ना, तब जाकर क्या बनेगा? A+AQ B-AQ। अभी नहीं बना A+AQ और B-AQ। AQ का मतलब क्या है? इस कैटायन ने एक्वस मीडियम वाटर के साथ इंटरेक्शन करा है, इसके एनायन ने क्या करा है? वाटर के साथ इंटरेक्शन करा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है तो वो जो डेल्टा एच होगी वो डेल्टा एच लैटिस और डेल्टा एच हाइड्रेशन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब आप बोलोगे सर क्या काम आएगा ये? बिल्कुल काम नहीं आएगा, अपनी जीके बढ़ा लीजिए बस। आपके ना कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए ध्यान से, कुछ केस है। जैसे केस 1 देखिए, अगर किसी कंपाउंड के लिए डेल्टा एच लैटिस ग्रेटर है डेल्टा एच हाइड्रेशन से, तो वो आयनिक कंपाउंड नॉट सॉल्युबल होता है। ये काम आएगी बेटा आपके 12th में। अगर किसी केमिकल कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, उसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। एंड केस 2, अगर ये साइन ऐसे है, मतलब लैटिस एंथैल्पी कम है किससे? हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो वो कंपाउंड वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा। अब जैसे मैंने बोला आपको, NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, वाई? तो 2 तरीके हैं। एक तो ऑर्डिनरी तरीका जो सब बोलते हैं, NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है बिकॉज NaCl ब्रोकन डाउन इन इट्स आयन। बिल्कुल घटिया एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड क्या बोलोगे? व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट इज सॉल्युबल बिकॉज NaCl की जो लैटिस एंथैल्पी है वाटर की हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम है। सो
NaCl कैन बी सॉल्युबल इन वाटर इजीली। सही है, तो ये चीज़ काम की है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई काम का है, बाकी आप इजीली अवॉइड कर सकते हो चीज़ें, है ना। ये न्यूमेरिकल देखिए 2 थर्मोडायनेमिक्स के जो आपने पढ़ा हुआ था मोलर हीट कैपेसिटी एंड एंथैल्पी के ऊपर, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। सही, देखिए न्यूमेरिकल क्या बोलता है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन किलो जूल टू रेज 60 ग्राम एल्यूमिनियम टेम्परेचर 35 डिग्री सी टू 55 डिग्री सी। मतलब समझ लो आपके पास 60 ग्राम एल्यूमिनियम है और आपने उसको हीट प्रोवाइड करी, और हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सी से 55 डिग्री सी रेज हो गया, चेंज हो गया, मतलब, है ना। आपको बताना है आपने कितना हीट प्रोवाइड करा, और आपको क्या मेंशन है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 24 जूल अपॉन केल्विन मोल। मुझे लगता है ब्लाइंड पर्सन भी बता देगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो इसी का लगेगा। तो आप क्या लिख दोगे, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Cm इक्वल Q अपॉन मोल इंटू डेल्टा टी। याद है आपको ये डेल्टा टी क्या है, T1 T2 माइनस T1, यहाँ कर दे। तो T1 क्या है बेटा 35 प्लस 273 केल्विन में है ये, और T2 इक्वल 55 प्लस 273। नहीं भी लोगे तो डिफरेंस सेम ही आएगा। देखो मोलर हीट कैपेसिटी 24, ओके, Q एन मास अपॉन मोलर मास होता है, मोल है, मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 60, और मोलर मास क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का 27। लिख देता हूँ, मोलर मास एल्यूमिनियम इक्वल 27 हो गया। डेल्टा टी T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 55 प्लस 273 कितना हो जाएगा 328 कर लेते हैं बेटा, मुझे भी जल्दबाजी में ये ना हो कि वो गलत हो जाए। सही बेटा 328, तो क्या हो जाएगा 328 माइनस 273 प्लस 35 308। सही है बेटा, तो सामने आपके क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। क्यू की वैल्यू किस में आएगी, जूल में, और आपको किस में चेंज करना है, किलो जूल में। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में लगा देना 1000 का डिवीजन, तो चेंज हो जाएगा किलो जूल में। क्लियर, तो ये है आपका बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, इजीली कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393 kJ पर मोल। क्या बोल रहा है ये, आपने कार्बन को बर्न करा, CO2 में चेंज हुआ कार्बन, और उस रिएक्शन की एंथैल्पी है -393 kJ पर मोल। तो सबसे पहले लिख देते हैं रिएक्शन, कई बार रिएक्शन नहीं लिखेगा वो, C प्लस O2 CO2, और डेल्टा H कितना है कंबशन का -393 kJ पर मोल। क्लियर, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.5 ग्राम ऑफ CO2। आपको बताना है अगर 35.5 ग्राम CO2 फॉर्म हो तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। भाई ये तो क्या है, ये डेल्टा H की वैल्यू है इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आपको बताना है अगर इतना CO2 फॉर्म हो तो डेल्टा H कितना होगा, बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो CO2 का मोलर मास कितना है, मोलर मास 12 प्लस 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है 44 ग्राम CO2 बनने पर इतनी हीट रिलीज होती है, तो 35.5 ग्राम CO2 बनने पर कितनी होगी, अरेंज कर लेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सही है, 44 ग्राम CO2 रिलीज हीट इक्वल -393 kJ पर मोल। देयरफॉर कितना बनाना है हमें 35.5 ग्राम CO2 कितना रिलीज करेगा हीट, तो -393
अपॉन 44 इंटू 35.5। सही है, तो इतना सा काम करना है। तो इससे तो कई टाइम्स बेटर हम न्यूमेरिकल चैप्टर 1 में कर चुके हैं, तो चैप्टर 1 जैसा ही है ना। तो ये 2 न्यूमेरिकल से क्लियर, ध्यान रखना आ सकता है, आने के पूरे चांस है। ये देखिए बेटा 2 और न्यूमेरिकल्स देखिए आपको दे रखा है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4। 4 केमिकल्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको मेंशन है, ये -110, -393, 81, 9.7 kJ पर मोल। आपको बताना है इस केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको। फॉर्मूला पता था डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट में कौन है, N2O, तो आप क्या लिख दोगे, डेल्टा एच N2O प्लस 3 डेल्टा एच CO2, ये प्रोडक्ट का हो गया सम, माइनस रिएक्टेंट लोगे, क्या लिख दोगे, डेल्टा एच N2O4 प्लस 3 डेल्टा एच CO। अब क्या करना है, वैल्यू लगा दो ऊपर से। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो क्या करिए, प्रोडक्ट के एंथैल्पी चेंज के सम में से रिएक्टेंट के एंथैल्पी चेंज को माइनस कर दीजिए। वैल्यू आपको दे रखी है, तो N2 की वैल्यू कितनी है, नंबर 2 पर है, 3 पर है, ये 81। तो आप क्या लिखोगे, 81 प्लस CO2 की कितनी है भाई, नंबर 2 पर -393, तो क्या लिख दोगे, 3 इंटू -393, ये ब्रैकेट पैक, माइनस N2O4 की कितनी है, लास्ट में N2O4 कितना है, 9.7, तो लिख दोगे 9.7 प्लस CO की कितनी है, नंबर 1 पे -110, तो 3 इंटू -110। क्लियर, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू सारी आपको लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। प्रोडक्ट की एंथैल्पीज के सम में से क्या करना है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी के सम को माइनस करना है। 3 मार्क न्यूमेरिकल है और बोनस मार्क्स हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको केमिकल इक्वेशन मेंशन है N2 प्लस 3H2 2NH3, और आपको पूरी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी मेंशन है -92.4 kJ पर मोल। आपको बताना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी बतानी है आपको। ये तो रिएक्शन की नॉर्मल एंथैल्पी है, आपको बतानी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH3 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या बोला था हमने डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी में, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ केमिकल कंपाउंड फॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर, 1 बार प्रेशर। जब आपका 1 मोल केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है एट 1 बार प्रेशर, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो 1 मोल बनना है। अब यहाँ देखिए 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल की एंथैल्पी कितनी है, -92.4। तो बहुत डायरेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, डेल्टा H टू फॉर्म 1 मोल NH3 इक्वल, ये 2 मोल की एंथैल्पी कितनी है, इतनी, तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, -92.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज योर आंसर। खत्म। बताइए क्या न्यूमेरिकल, 2 मोल फॉर्म की एंथैल्पी कितनी है, -92.4, तो 1 मोल फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी, -92.4 बाई 2। सही है। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके एंथैल्पी और एंथैल्पी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने वाले। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत सिंपल टॉपिक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं क्या हमें पता लगता है, 24 आवर्स में ब्रीथिंग अपने आप चलती रहती है ऑटोमेटिकली, हमें पता ही लगता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं यहाँ NaCl के कुछ 1 टीस्पून डाल दूँ
इफ वी ऐड 1 टीस्पून कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो आप कुछ मत करिए, रख दीजिए इसको ऐसे ही, NaCl अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। सही है। व्हेन वी इग्नाइट इंसेंस स्टिक, कुछ मत करिए, उसकी जो फ्रेगरेंस है अपने आप एयर में मिक्स हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हैं बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सही। और ऐसी प्रोसेस जो अपने आप नहीं होती हैं और एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से भी नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मैं अगर इस पेन को वाटर में डाल दूँ, मैं बोलूँ कि वाटर में ये पेन डिज़ोल्व हो जाए, तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मरे हुए इंसान का जिंदा होना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रोसेस जो पॉसिबल ही नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी एंड एग्जाम्पल आएगा, इजीली लिख सकते हो। देखिए, तो स्पॉन्टेनियस क्या है, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल, वाटर फ्लो डाउन फ्रॉम अ हिल। पानी क्या होता है, हमेशा पहाड़ी से नीचे की ओर फ्लो होता है, अपने आप होता है। आप कुछ मत करिए, वाटर को ऊपर से छोड़ दीजिए, वाटर क्या करेगा, नीचे ही जाएगा वाटर। भाई अगर मैं वाटर ऊपर से नीचे डालूंगा तो नीचे ही जाना है। अब अगर मैं बॉटल को नीचे ही खोलूंगा तो ऊपर थोड़ी चला जाएगा वाटर। सही है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अपने आप होता है इवेपोरेशन, बॉइलिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, इवेपोरेशन बोल रहा हूँ। NaCl डिजॉल्व इन वाटर, अपने आप होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस में इसका उल्टा है, अ प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ एंड कैन नॉट हैपन विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, कैन नॉट हैपन इवन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल एफर्ट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ वाटर अप द हिल। क्या पानी कभी भी नीचे से पहाड़ी पर फ्लो हो सकता है? मैं नीचे फ्लो हो रहा है वाटर, क्या ऊपर चल सकता है पहाड़ी पर? पॉसिबल नहीं है। सैंड डिजॉल्व इन वाटर, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्वेश्चन आता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रीजन क्या है, क्यों होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या है? फिजिक्स बोलती है आपकी कि ईच एंड एवरी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी। दुनिया के सारे सिस्टम, सारी चीज़ें अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। आपको 3 घंटे की मूवी देखनी है और आप बैठे हुए हैं सोफा पर, सेट पर। तो सोफा सेट पर जब आप बैठोगे 3 घंटे की मूवी देखने के लिए, तो शुरू में बड़े अटेंटिव बैठते हैं और थोड़ी देर बाद हम लेटना चालू करते हैं सोफे पर, और 1 घंटे बाद हम लेट के मूवी देख रहे होते हैं। तो होता क्या है, सिस्टम हमेशा कंफर्टेबल कंडीशन में जाने की कोशिश करता है। सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसीलिए कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी प्रोसेस हो, वो स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। वाटर हमेशा ऊपर से नीचे क्यों फ्लो होता है? बिकॉज वाटर ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। NaCl वाटर में डिजोल्व क्यों होता है? बिकॉज NaCl ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स, कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस जो अपने आप होती है वो हो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाह रहा है। क्लियर? और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम लेवल पर है। भाई वाटर जमीन पे फ्लो हो रहा है, पहाड़ी पे क्यों चढ़ेगा वो? क्योंकि वाटर जमीन पर क्या है, उसकी एनर्जी मिनिमम लेवल पर है। तो ऐसे सिस्टम जिसकी एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम लेवल पर हो, वो रिएक्शंस नहीं होती हैं, वो जनरली क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। सही है। तो लेक्चर देखिए एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।